जो क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है ना, उसमें हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो है एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है ना, कि हमारे पास जो एन्युटी है या अपने पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है ना, उसको हम किस तरीके से यूज़ लेते हैं, किस तरीके से वो डिसीजन मेकिंग में यूज़ आती है, ठीक है ना। तो हेडिंग लिख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी, एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में है बेटा, ठीक है ना। आपका जो ICI मॉड्यूल है उसका जो पेज नंबर है 4.34 पेज, उसमें हमारे पास एक एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 38, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, अ मशीन कैन परचेज्ड फॉर ₹50,000, मतलब आप मशीन को 50,000 रुपीज में परचेज कर सकते हैं यदि परचेज करना चाहें तो इसका मतलब आपके पास मशीन की कॉस्ट कितनी हो गई, 50,000 रुपीज हो गई। ये तो मशीन की क्या हो गई बेटा, कॉस्ट हो गई, ठीक है। इसके बाद ये कह रहे हैं मशीन विल कॉन्ट्रीब्यूट ₹12,000 पर ईयर। तो मशीन हमें जो प्रॉफिट दे रही है, कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब जो प्रॉफिट दे रही है, ठीक है ना, तो मशीन से जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है वो है आपके पास 12,000 रुपीज पर ईयर, ठीक है। और ये कह रहे हैं ये कंट्रीब्यूशन आपको नेक्स्ट 5 इयर्स तक मिलता रहेगा। तो अपने पास टाइम पीरियड कितना हो गया, 5 ईयर हो गया। बोरोइंग कॉस्ट कितनी है, 10% है, तो आई हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.1। डिटरमाइन वेदर मशीन शुड बी परचेज्ड और नॉट। तो अब आपको ये डिटरमाइन करना है कि आपको जो मशीन है उसको परचेज करनी है या फिर नहीं करनी, ठीक है ना। मतलब मशीन का जो परचेज करना है वो आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास मशीन की स्क्रैप वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, मतलब मशीन की जो भी स्क्रैप वैल्यू है आफ्टर 5 ईयर कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, ठीक है। ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा। अब हमें जो ये प्रॉफिट मिल रहा है, ये प्रॉफिट हमें आज की डेट में तो नहीं मिल रहा, एवरी ईयर मिल रहा है। फर्स्ट ईयर 12,000 रुपीज मिलेंगे, फिर नेक्स्ट 2 इयर्स के बाद कितने मिलेंगे, वापस से 12,000 रुपीज मिल जाएंगे। तो अपन को यदि कंपेयर करना है कॉस्ट को और प्रॉफिट को, ठीक है, तो कॉस्ट तो हमें क्या दे रखी है, आज की डेट में दे रखी है प्रेजेंट वैल्यू। तो ये कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू है, तो हमें इस प्रॉफिट की भी क्या कैलकुलेट करनी होगी, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। समझ गए बेटा, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना हम जानते हैं, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला अप्लाई कर दो। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो अपने पास V इक्वल्स टू क्या होता है भाई, ए का मतलब क्या हो गया अपने पास, जो एवरी ईयर आपको कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, ठीक है ना, ये 12,000 हो गया, इनटू A अपॉन आई कितना हो गया, 0.1, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई, 1 प्लस आई का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस 0.1 यानी 1.1 रेज टू पावर n कितना है अपने पास, 5 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना आपको आता ही है, सॉल्व करके बताओ भाई कितना आ रहा है। सर 45,489.44 45,489.44 रुपीज, 1 2 3, ठीक है। ये सफिशिएंट है अपने पास। तो अपने पास इसका मतलब 45,500 अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना, इतना तो हमें उस मशीन से प्रॉफिट हो रहा है। और हमारे पास मशीन की कॉस्ट कितनी है, 50,000। तो क्या मशीन हमें परचेज करनी चाहिए क्या, नो सर, नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल डिसीजन है ये तो। भाई अपन 50,000 रुपीज की कोई चीज परचेज कर रहे हैं और उससे हमें प्रॉफिट 45,000 के आसपास ही हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ लॉस हो रहा है हमें, ठीक है। 4,500 के आसपास हमें लॉस हो रहा है, तो इस लॉस का काम क्यों करेंगे हम, ठीक है ना।
तो अपना जो डिसीजन हो जाएगा वो हो जाएगा मशीन शुड नॉट बी परचेज्ड। ठीक है, ऐसा एक ऑप्शन मिलेगा आपको। फर्स्ट ऑप्शन जैसे मिला मशीन शुड बी परचेज्ड, मशीन शुड नॉट बी परचेज्ड, ठीक है ना या फिर आपके होगा डोंट से एनीथिंग, ठीक है, और एक हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, मशीन को परचेज नहीं करना चाहिए। ये डिसीजन मेकिंग हो गया अपना। ठीक है, तो एक तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको अल्टीमेटली इसमें कैलकुलेट क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ही कैलकुलेट करनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जांपल नंबर 38 तो किया ही था हमने। एग्जाम्पल नंबर 39 अपने मॉड्यूल का है बेटा, पेज नंबर 4.35 पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा, अ मशीन विद यूजफुल लाइफ ऑफ 7 ईयर कॉस्ट ₹1000। ठीक है ना, कोई मशीन है उसकी लाइफ कितनी है, 7 ईयर है, और उसकी कॉस्ट कितनी है, 10,000 रुपीज है। वाइल अनदर मशीन विद यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर कॉस्ट ₹8,000। कोई दूसरी मशीन है उसकी लाइफ कितनी है बेटा, अपने पास 5 ईयर है, और उसकी कॉस्ट कितनी है हमारे पास 8,000। द फर्स्ट मशीन सेव लेबर एक्सपेंसेस ऑफ 1900। तो जो हमारे पास फर्स्ट मशीन है वो लेबर एक्सपेंसेस को सेव कर रही है। ठीक है ना, कितना सेव कर रही है, 1900 रुपीज। एंड द सेकेंड सेव लेबर एक्सपेंसेस ऑफ 2200 एनुअली। तो ये अपने पास सेव कर रही है 2200 रुपीज एनुअली, दोनों में ही एनुअली है बेटा, पर ईयर। ठीक है ना, डिटरमाइन द प्रिफर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, एज्यूम कॉस्ट ऑफ बोरिंग एज 10% कंपाउंड पर एनम। तो इंटरेस्ट रेट आपके पास 10% है, मतलब 0.1 है दोनों ही केस में। अब आपको यह बताना है कि इन दोनों में से किस मशीन को परचेज करना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हमें कंपेयर करना है मशीन को, मशीन की कॉस्ट ये है, सेविंग ये है, लेकिन सेविंग आपको पर ईयर मिल रही है। ठीक है ना, तो ये तो आपके पास अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हो गया एक तरीके से। ठीक है, ये आपके पास आई हो गया और टाइम दे रखा है। तो अपने पास जो ये एन्युटी बन रही है इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए कितनी आ रही है। ठीक है ना, ऐसे ही इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए कितनी आ रही है। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना हम सीख चुके हैं भाई। ये हमारे पास आ रही है 9,249.99। तो इसको हम राउंड ऑफ करके 50 कर देते हैं। ये हमारे पास आ गई टोटल सेविंग। और इसका बताओ बेटा कितना आ रहा है सर, 8339.73। 8339.73। तो इससे हम इतना सेव कर रहे हैं। ये टोटल सेविंग 7202.49 नहीं, यही आएगा, चेक करो सर। चेकिंग उसमें मतलब ए वाले की वैल्यू 10,000 आएगी, 1900 आएगी। ठीक है ना, एन्युटी है ये अपने पास, एन्युटी का फार्मूला लगाएंगे अपन। एन्युटी है ना, पर ईयर सेविंग हो रही है, तो अपने पास फार्मूला क्या लगेगा बेटा, 1900 इंटू अपॉन आई क्या है 0.1, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई यानी 0.1 रेज टू पावर 7। अब बताइए बेटा आपको कौन सी मशीन परचेज करनी चाहिए,
सेकंड वाली मशीन परचेज करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपकी पूरी कॉस्ट भी रिकवर हो गई प्लस 339 रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहां पर तो इससे तो आपको कॉस्ट ही रिकवर नहीं हो पाई आपकी, ठीक है ना। तो यहां पर तो क्या हो रहा है, 750 रुपीज का अल्टीमेटली अपन को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हम सेकेंड मशीन को प्रेफर करेंगे। समझ में आ गया बेटा? जतिन आ गया बेटा समझ में? फिर एग्जाम्पल नंबर 37 देखिए बेटा, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल है इसी पर बेस्ड, वो भी अपन कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 37 है, अ कंपनी इज कंसीडरिंग प्रपोजल ऑफ परचेजिंग अ मशीन आइदर बाय मेकिंग फुल पेमेंट ऑफ 4000। मतलब कंपनी कोई मशीन परचेज करना चाहती है, ठीक है ना। यदि वो उसको फुल पेमेंट कर देती है तो कितना देना पड़ता है, 4000 रुपीज देने पड़ते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं हमारे पास कॉस्ट यदि मशीन को परचेज करते हैं तो कितनी है, 4000 रुपीज है। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं, और बाय लीजिंग इट फॉर 4 years एट द एनुअल रेट ऑफ 1250, या फिर वो उसको लीज पर ले सकते हैं और इंस्टॉलमेंट कितनी देनी पड़ेगी, 1250 रुपीज की देनी पड़ेगी फॉर 4 years। इंटरेस्ट रेट आपको 14% दे रखी है, तो आई कितना हो जाएगा, 0.14। अब आपको बताना है कि इस मशीन को परचेज करना चाहिए या लीज पर लेना चाहिए, ठीक है ना। ये हम लीज पर ले रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं। तो यदि हमारे पास ये परचेज जो कर रहे हैं तो प्रेजेंट वैल्यू हो गई मनी की, आज की डेट में परचेज कर रहे हैं। तो जो हम लीज पर हम ले रहे हैं, ठीक है ना, लीज पर हमें ये रेंट देना पड़ रहा है, लीज अमाउंट देना पड़ रहा है एवरी ईयर, ठीक है ना। तो इसकी भी हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो कैलकुलेट कर लो बेटा प्रेजेंट वैल्यू। फार्मूला होता है ए अपॉन आई इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। एन कितना है अपने पास, 4। तो ये अपने पास कितना आ रहा है, 0.14। ठीक है, तो बताइए कौन सा एक्शन प्रेफर होगा अपना। सर हम लीज पे लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लीज से हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, 3600 के आसपास आ रही है, ठीक है ना। और यदि हम इसको परचेज कर रहे हैं तो हमें क्या देना पड़ रहा है, 4000 देना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो लीज का हमने आज की डेट में, जब हम सेम टाइम पर ही तो कंपेयर कर सकते हैं भाई मनी को, ठीक है ना। आज के 1 लाख रुपीज को हम 5 years बाद के 1 लाख रुपीज से थोड़ी ना कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी इस टाइम। तो अपन जो ये अमाउंट धीरे धीरे दे रहे हैं, इसकी आज की डेट में कितनी वैल्यू है ये हमने कैलकुलेट कर ली, और परचेज करते हैं तो आज की डेट में हमें कितना वैल्यू देना पड़ेगा, कितना अमाउंट देना पड़ेगा। तो जो कम होगा वही हम चूज करेंगे, ठीक है ना। तो अपने पास आंसर हो जाएगा लीजिंग इज प्रेफरेबल, ठीक है ना। तो ये 2-3 क्वेश्चन थे, एक एग्जाम्पल और दे रखा है वो आप लोग कर लेना, इसी पर बेस्ड है। 3-4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस पर जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा भी अपने एग्जाम में, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट क्या है ये, अपने पास प्रेजेंट वैल्यू का, सब में हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है अपने पास परपेट्यूटी। ठीक है, PERPETUITY, ठीक है। परपेट्यूटी क्या होती है बेटा, इनफाइनाइट एन्युटी होती है। क्या होती है बेटा ये, इनफाइनाइट एन्युटी, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट एन्युटी क्या है अपने पास, जो कभी भी खत्म नहीं हो रही है, ठीक है। जनरली ऐसा क्या होता है, पेंशन प्लान्स में होता है, ठीक है ना। लेकिन पेंशन प्लान्स तो फिर भी क्या होता है, डेथ के साथ क्या हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम एक्चुअल परपेट्यूटी नहीं बोल सकते, ठीक है ना।
परपेचुइटी में क्या होता है कि कोई भी अमाउंट आपको ले लेते हैं, आपसे एक फिक्स अमाउंट ले लेते हैं और उसके अगेंस्ट आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते जाते हैं, एवरी मंथ, एवरी ईयर या एवरी क्वार्टर, वो कैसी भी हो सकती है, ठीक है ना। और जो इसका कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग ये कभी भी एंड नहीं होता है, इसका कभी भी एंड नहीं होता। इसका मतलब आपके बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा, उसके बाद उसकी नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा, उसके बाद उसकी नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट होता है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें अब सवाल ये आता है कि क्या इतना पैसा दे पाएंगे ये हमने कह दिया आपको देते रहेंगे, आपके पुश्तों तक देते रहेंगे, 7 पुश्तों तक, ठीक है ना। तो क्या इतना अमाउंट दे सकते हैं क्या भाई? देखो सपोज मेरा बैंक है, ठीक है, मेरे बैंक में आप लोगों ने जमा कराए, मैंने कहा भैया 10 लाख रुपए जमा करा दो, ठीक है, 10 लाख रुपीस जमा करा दो मेरे बैंक में। अब मेरी कैलकुलेशन क्या कहती है कि जो मुझे इस पर रिटर्न मिलेगा, ठीक है ना, वो 5 to 15% मिल सकता है, ठीक है। मिनिमम रिटर्न 5% तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे इकोनॉमिक कंडीशन कितनी भी खराब हो जाए, ठीक है। तो इसका 5% निकाल के बताओ भाई कितना होगा, 10 लाख का 50,000 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे मालूम है मैं पर ईयर इस पर 50,000 रुपीज अर्न कर सकता हूं, ठीक है। और अब मैंने आपको ऑफर कर दिया कि भैया आप मुझे 10 लाख रुपए जमा करा दो, ठीक है, मैं आपकी 7 पुश्तों तक, ठीक है ना, एवरी मंथ, ठीक है, 4,000 रुपीज देता रहूं। तो बताओ मैं प्रॉफिट में हूं या आप प्रॉफिट में हो, ठीक है ना। 4,000 या 3,500 या 3,000 में अपना और मार्जिन रख लेता हूं, बाई चांस 5% से भी कम हो गया, ये तो मिनिमम लिया है, ठीक है ना। अब यदि इसको मैं किसी को लोन पे दूंगा तो लोन पे जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो तो ज्यादा मिलता है, 15%, 20%, ठीक है ना। तब तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, और भी ज्यादा हो गया। तो हमने तो ये कैलकुलेट कर लिया कि ये आइडिया लगा लिया कि अपने पास जो मिनिमम अपने पास रिटर्न आएगा, ठीक है ना, जो मिनिमम रिटर्न आएगा वो 5% आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें 50,000 पर ईयर मिल रहा है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमने आगे ऑफर कर दिया कि अपने पास जो भी वैल्यू आ रही है वो उस तरीके से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये अपने पास जो कॉन्सेप्ट हुआ ये क्या होगा, इनफाइनाइट एन्युटी का कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें जो भी आपको ऑफर दे रहा है वो कभी लॉस में नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ गया। और लॉस फिर वो बिजनेस कर रहा है तो उसमें प्रॉफिट और लॉस की पॉसिबिलिटीज तो रहती हैं, ठीक है ना। हो सकता है 2, 4, 5 साल उसको रिटर्न उसमें 2% मिले, लेकिन ऐसे भी 2 ईयर्स आएंगे जिसमें उसको 15-20% रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें कंपनसेट होती जाती हैं, ठीक है। तो पॉसिबल तो है ये चीज, ठीक है ना। लेकिन लोग बाग लेते नहीं है, लोग बाग कहते हैं पता नहीं क्या भरोसा है कंपनी कब भाग जाए, ठीक है, मेरी जिंदगी में ही भाग जाए, फिर आगे का तो पता ही नहीं क्या है। तो इसलिए लोग बाग इसको प्रेफर कम करते हैं, ठीक है ना। तो प्रेफर जो करते हैं लोग बाग क्या करते हैं, एक लिमिटेड टाइम पीरियड वाली एन्युटी प्रेफर करते हैं, 20 ईयर्स तक, कि आपको ये मैच्योर हो जाएगा तो उसके बाद 20 ईयर्स तक या 30 ईयर्स तक अमाउंट मिलता रहेगा, ठीक है, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग बाग। अब हमारे पास जो इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है, ठीक है ना, वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, और यहां पर हम इनफाइनाइट लगा देते हैं क्योंकि ये क्या है बेटा अपने पास इनफाइनाइट एन्युटी है, ठीक है ना। ये हमारे पास होता है R/I, R/I, ठीक है। तो R क्या है बताओ बेटा यहां पर, जो आपको नहीं जो आपको पेमेंट मिल रहा है बेटा, ठीक है ना, एवरी मंथ, ठीक है। तो इसको लिख लो R इज पेमेंट और रिसिप्ट ऑफ ईच पीरियड, R इज पेमेंट और रिसिप्ट ऑफ ईच पीरियड, ठीक है। एंड I इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल। तो ये तो अपन जानते ही हैं I तो क्या है। तो देखो बेटा ये अपन ने अभी क्वेश्चन भी किया था, लास्ट कल ही किया था शायद, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन था कौन सा, फर्स्ट ए का, फर्स्ट बी का या फर्स्ट सी का, किसका था, 4C का, ठीक है, जिसमें अपना फार्मूला था A/I। तो वो ये इनफाइनाइट एन्युटी है, R की जगह उन्होंने A से रिप्रेजेंट कर दिया बस, ठीक है ना। अब अपने पास क्वेश्चन ये है कि आप चाहते हैं कि आपको एवरी ईयर, ठीक है ना, एवरी ईयर 15,000 रुपीज मिले। कितना रुपीज मिले, 15,000, ठीक है ना। और इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो सपोज है अपने पास 8%, ठीक है ना। 8% का मतलब I कितना हो गया, 0.08। तो आपको बताना है कि ऐसा करने के लिए आपको बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ेगा, इनफाइनाइट तक मिलता रहे आपको, एवरी ईयर
इनफाइनाइट टर्म्स तक 15,000 रुपीज मिलते रहे। सर 1,87,500। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, अपने पास ये जो 15,000 है इसमें आई डिवाइड करना है आपको 0.08, 1,87,500। तो इतना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कराओ और इतने रुपए आपको एवरी ईयर मिलते रहे। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐड देखते होंगे, ये जो भी अपने पास इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह हैं, LIC वगैरह है, वो इस टाइप के ऑफर देते रहते हैं अपन को, ठीक है ना, कि आप इतने रुपीस डिपॉजिट कराओ और एवरी ईयर रिटायरमेंट के बाद एवरी ईयर इतने लेते रहो। तो वो तो और भी चालाकी क्या कर रहे हैं, आपको रिटायरमेंट के बाद दे रहे हैं, मतलब आज से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, आप आज जमा करा दो, ठीक है ना, और आपका जब रिटायरमेंट आप 60 ईयर्स को जाओगे उसके बाद देना स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपको और अमाउंट ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उनको अभी नहीं देने पड़ रहे, मतलब 20-30 ईयर्स तक तो वो आपका पैसा यूज ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका भी तो इंटरेस्ट हो गया उनके पास, ठीक है, तो आपका जो फंड बनेगा अल्टीमेटली वो बहुत ज्यादा का बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रवीण चाहता है, ठीक है, कि उसको एवरी मंथ ₹500 मिलते रहे। कितने रुपीज मिलते रहे? 500 रुपीज एवरी मंथ मिलते रहे, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट सपोज कितनी है हमारे पास 12%, तो उसको कितना अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ेगा इसके लिए? 4,166.6666। सही किया आपने, क्या किया, क्या फार्मूला अप्लाई किया? 500 डिवाइडेड बाय 0.2। वेरी गुड, जो मैंने सिखाया वो सब गुड़ गोबर कर दिया तुमने, सर 50,000। ठीक है, ये मंथली है बेटा, मंथली है तो एम फैक्टर आएगा नहीं आएगा, भूल गए? तो अपने पास एम की वैल्यू कितनी है 12, तो आई बाय एम कितना आ जाएगा बेटा 0.12 डिवाइडेड बाय 2, 0.01। तो कितना आंसर आया बेटा यतीन? 50,000। यस सर। तो अपने पास हो जाएगा ये 500 अपॉन 0.01, तो ये हो गया आपके पास 50,000 रुपीज, ठीक है भाई प्रवीण, 50,000 रुपीज जमा करा दें मुझसे मेरे पास, और एवरी मंथ 500 रुपीज लेते रहना जिंदगी भर। तो ये तो अपने पास हो गई इनफाइनाइट एन्युटी, परपेट्यूटी, ठीक है ना। तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है बेटा, यदि आपके पास इंस्टॉलमेंट ईयरली नहीं हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो, या फिर क्या हो आपके पास हाफ ईयरली हो, तो अपने पास एम फैक्टर आ जाएगा। मंथली के लिए एम की वैल्यू क्या होती है 12, क्वार्टरली के लिए क्या होती है 4, हाफ ईयरली के लिए क्या होती है 2 होती है, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है इनफाइनाइट एन्युटी में ही, ठीक है ना। वो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे प्रवीण ने कहा कि सर अभी तो मैं खर्चा चला लूंगा, ठीक है, फिर बच्चे भी होंगे, शादी भी होगी पहले, फिर ठीक है ना, तो खर्चा बढ़ जाएगा, तो मुझे तो क्या है थोड़े टाइम बाद ज्यादा पैसे चाहिए, ठीक है, ज्यादा पैसे चाहिए, मतलब अपन को इसको हम कहते हैं ग्रोइंग परपेट्यूटी। क्या कहते हैं? ग्रोइंग, मतलब कुछ टाइम के बाद या एवरी ईयर उसमें कुछ ग्रो भी होता रहे, ठीक है ना, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगी। तो आज अपने को जो अमाउंट सफिशिएंट है वो जब हम ओल्ड एज के हो जाएंगे तब तो सफिशिएंट नहीं रहेगा। जैसे सपोज आज मुझे मंथली मेरा जो खर्चा है वो 20,000 रुपीज का है, तो उस हिसाब से मैंने अपनी एन्युटी प्लान कर ली। लेकिन क्या आज से 5 साल या 10 साल बाद मैं 20,000 में सर्वाइव कर पाऊंगा? क्या नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे तो ज्यादा अमाउंट चाहिए, ठीक है। तो अब ज्यादा अमाउंट के लिए हम क्या करते हैं, ग्रोइंग परपेट्यूटी यूज करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लिख लो ग्रोइंग परपेट्यूटी। तो ग्रोइंग परपेट्यूटी में बेटा क्या होगा, हमारे पास एक डेफिनेट रेट से अपने पास वैल्यू क्या होती रहेगी, ग्रो होती रहेगी, ठीक है। तो अपने पास जो जी है, जी को हम डिफाइन कर रहे हैं ग्रोथ रेट। जी क्या है बेटा हमारे पास? ग्रोथ रेट, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला होता है ग्रोइंग परपेट्यूटी का वो थोड़ा सा बेटा चेंज हो जाता है।
ये हो जाता है अपने पास I माइनस जी, ठीक है ना। अब ये जो ग्रोथ रेट है ये इंटरेस्ट रेट से ज्यादा नहीं हो सकती, ये बस ध्यान रखना, ठीक है ना। यदि इंटरेस्ट रेट से ज्यादा हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगी, हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास जो भी ग्रोइंग रेट है वो बेटा क्या होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट से कम, इंटरेस्ट रेट से कम होनी चाहिए। अब वन क्वेश्चन ले लेते हैं अपने पास जो है कि हमें एवरी ईयर आर की वैल्यू दे रखी है 2000 रुपीज चाहिए एवरी ईयर, 20,000 ले लेते हैं, 20,000 रुपीज एवरी ईयर पर ईयर। और इंटरेस्ट रेट जो हमारे पास है वो है अपने पास सपोज 13%, तो आई हो जाएगा 13/100, 0.1। और जो ग्रोथ रेट है वो हमें रिक्वायर्ड है 5%। ठीक है, ग्रोथ रेट क्या है बेटा, 5% है अपने पास। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कैलकुलेट करनी है, करिए बेटा। 2,50,000। Yes, sir. 2 lakh. ठीक है, तो अपने पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या हो जाएगी बेटा इस केस में, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 20,000 अपॉन आई कितना है 0.13 माइनस जी कितना है 0.05। तो ये हमारे पास हो गया 20,000 डिवाइडेड बाय कितना हुआ भाई 0.08, क्या रहा है 2,000, 2,50,000। तो इतना अमाउंट हमें डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट बेटा समझ में आ गया आप लोगों को। बस आप ये ध्यान रखना है कि ये पर ईयर है आपको जो रिटर्न मिल रहा है, या पर मंथ है, या फिर पर क्वार्टर है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग हमारा फार्मूला चेंज हो जाता है। आई की जगह क्या आ जाता है I/M, ठीक है, और जी की जगह क्या आ जाएगा G/M आएगा, वो भी तो आपके पास मंथली है, ठीक है ना, मंथली चेंज हो रहा है इसका मतलब, ठीक है ना, तो मंथली ग्रोथ हो जाएगी वो अपने पास। तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट आ गया इनफाइनाइट एन्युटी का या परपेचुइटी का, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है बेटा ये बताओ पहले तो। सर किसी कंपनी में बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, जैसे डिबेंचर्स वैसे कुछ। हाँ, होता क्या है, शेयर्स, डिवेंचर, सारे नाम बोल दिया तुमने, ठीक है ना। व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड क्या होता है, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर बेस्ड होता है। जैसे सपोज मैंने कहा कि आप मेरे शेयर में पैसा लगाओ, ठीक है ना, आपको रिटर्न मिलेगा, मैंने कहा आपको रिटर्न मिलेगा 18%, 20%, 25%, ठीक है। लेकिन आपने कहा सर आप तो फेंक रहे हो सकता है कि लॉस ही हो जाए, ठीक है ना। आप तो रिटर्न की बात कर रहे हो कि मैंने आपकी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए और आप कह रहे हो कि 1 साल बाद 2 लाख रुपए ले लेना, डबल ले लेना, लेकिन हो सकता हो तो 50,000 ही रह जाए, ठीक है। तो शेयर मार्केट में तो ऐसा ही होता है भैया, रिस्क है, आपने जो लगाया आपको पैसा भी मिल सकता है, रिटर्न पॉजिटिव भी हो सकता है और रिटर्न नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बॉन्ड क्या होता है, आपको एश्योरेंस देता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैं तो बॉन्ड इश्यू कर रहा हूं, ठीक है, उस पर आपको 10% रिटर्न दूंगा। 10% रिटर्न का मतलब क्या हो गया, आपने आज मुझे 1 लाख रुपए दिए तो 1 साल बाद मैं आपको डेफिनेटली 1,10,000 रुपीज दूंगा, ना ज्यादा ना कम। तो उसमें फिक्स रिटर्न हो गया, ठीक है ना। तो शेयर मार्केट में तो क्या है आपके पास रिस्क है, रिस्क फैक्टर है, लेकिन इसमें अपने पास कोई रिस्क फैक्टर नहीं होती, इसमें फिक्स रिटर्न होता है हमारे पास। समझ में आ गया बेटा, ठीक है ना। तो एक तरीके से एफडी वाला ही कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन एफडी तो बैंक वगैरह इशू करते हैं, प्राइवेट कंपनीज वगैरह बॉन्ड इशू नहीं कर सकती, या गवर्नमेंट होती है वो
इस तरीके से एफडी में पैसा नहीं ले सकती, और एफडी में रेट जनरली कम होती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है ना। बॉन्ड में क्या होती है, एफडी से इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी, तभी तो आपको कोई बॉन्ड आपका खरीदेगा, नहीं तो एफडी नहीं करा देगा, ठीक है ना। तो एफडी में जैसे इस टाइम 6% रिटर्न मिल रहा है आपके 6% के आसपास, और अब ये आपको कोई ऑफर करता है, गवर्नमेंट ऑफर करती है, जनरली गवर्नमेंट ऑफर करती है बॉन्ड, गवर्नमेंट ऑफर करती है कि हम एक बॉन्ड निकाल रहे हैं, उसमें आपको मिनिमम 10% हम आपको रिटर्न देंगे, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 10% देंगे। तो आप किस में इन्वेस्ट करना प्रेफर करोगे, बॉन्ड में इन्वेस्ट करना प्रेफर करोगे, ठीक है। और बॉन्ड जनरली क्या होता है, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होता है, 3 ईयर्स 4 ईयर्स 10 ईयर्स इस तरीके से होता है। 1 ईयर के लिए जनरली बॉन्ड इशू नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो जनरली 5 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स या लॉन्ग टर्म हो गए तो 20 ईयर्स, इस तरीके से बॉन्ड इशू होते हैं। अब आपको बॉन्ड का वैल्यूएशन करना है, मतलब कि हम जो अमाउंट दे रहे हैं, ठीक है ना, तो जैसे हमें कहा गया कि आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, ठीक है ना, 4 साल बाद 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब आप उस 1 लाख रुपए को 1 लाख रुपीज़ को ऑब्टेन करने के लिए, पाने के लिए आज की डेट में कितना पैसा देना चाहते हो आप उसमें, या आप ये चाहते हो कि आपके 60,000 रुपीज़ दे वो 1 लाख हो जाए 5 साल बाद, या आप उसमें 80,000 रुपीज़ देना चाहते हो कि 80,000 दे देते हैं भैया 1 लाख दे देना हमें, तो मिलने वाला अमाउंट फिक्स है, ठीक है ना। तो हम उसमें उस बॉन्ड को कितने में परचेज करें, ठीक है, ये हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। समझ में आ गया बेटा। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड कह रहे हैं, ठीक है। अब इसको अपन एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 40, ठीक है। क्वेश्चन सुन लो बेटा, पहले क्वेश्चन क्या है अपने पास। क्वेश्चन इज एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट परचेजिंग अ 3 ईयर 1,000 रुपीज पार वैल्यू बॉन्ड हैविंग नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, ठीक है ना। तो अपने पास उसकी पार वैल्यू कितनी है बेटा, 1,000 रुपीज है। पार वैल्यू का मतलब जो आपको अमाउंट मिलेगा, ठीक है ना, वो 1,000 रुपीज मिलेगा आपको, ठीक है। कितने ईयर्स के बाद, 3 ईयर्स के बाद, 3 ईयर्स आपके पास हो गया। तो क्वेश्चन में आपको टाइम जो दे रखा है वो तो कितना है, 3 ईयर्स है, और अपने पास जो पार वैल्यू है वो कितनी है, 1,000 रुपीज। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये अपने पास बेटा 10% के बने, ठीक है। अब आगे क्या है, एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड में बी परचेज्ड नाउ इफ इट मैच्योर एट पार एंड इन्वेस्टर रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न इज 14%। इन्वेस्टर चाहता है उसको रेट ऑफ रिटर्न कितना मिले, 14% रिटर्न मिले। तो उसको इसको कितने अमाउंट में परचेज करना चाहिए ये आपको बताना है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये जो आपके पास नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है, जो इन्वेस्टर जो बॉन्ड इशू कर रहा है उसने जो आपको आपसे कहा है, ठीक है ना, कि भैया इतना रिटर्न आपको हम देंगे 10%, तो ये रिटर्न हमें एवरी ईयर मिल रहा है। कितना मिल रहा है बेटा, एवरी ईयर मिल रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास 10% रिटर्न एवरी ईयर मिल रहा है। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या फार्मूला होता है, a/1 + i की पावर n होता है, ठीक है। और 10,000 का 10% निकालो कितना होता है, 10,000 का 10% 100 होता है। मतलब 100 रुपीज तो आपको रिटर्न मिल ही रहा है, ठीक है ना। 100 रुपीज एवरी ईयर आपको मिल रहा है, वो आपके अमाउंट में ही डिपॉजिट होता जा रहा है। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा हम। तो हमारे पास जो फर्स्ट ईयर हमें 100 रुपीज मिले, वो अपने पास सिस्टम जो है, ठीक है ना, उसका इंटरेस्ट कितना हो गया अपने पास, 1 + i, ठीक है ना। ये तो रिटर्न पे कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर जो सेकेंड ईयर मिलेगा उसमें क्या हो जाएगा, और 3 साल तक आपको इस तरीके से रिटर्न मिलेगा, तो उसका इंटरेस्ट भी हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको जो 1,000 रुपीज है, ठीक है ना, जो 1,000 रुपीज आपका अमाउंट है जो मिलना था, ठीक है, उस पर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। कितने % की रेट से, 14% की रेट से। यही तो चाह रहे हैं बेटा आप। तो 1,000 पर 14% की रेट से 3 इयर्स के लिए ये रिटर्न हो गया अपने पास, ठीक है ना।
ये तो अपन जो चाह रहे हैं, मतलब हम कितने में परचेज करें, ये वो चीज है अपने पास। ये तो पूछा हमसे कि इन्वेस्टर कितने में परचेज करे ताकि उसको 14% का रिटर्न मिल जाए, इसलिए यहाँ पर अपन ने 14% लिया है, ठीक है ना। तो हमारे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ रही है रिटर्न की 10% नॉमिनल रेट से, वो 1000 का हमने 10% निकाल लिया, कितना है 100 आया। तो जो हमें एवरी ईयर रिटर्न मिल रहा है उसकी अपन ने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और जो हमारे पास टोटल अमाउंट मिलना है अपन को 1000, उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो ये हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी बॉन्ड की, जो हमें आज की डेट में परचेज करने पर देनी चाहिए, ठीक है ना। तब हमें 14% रिटर्न मिलेगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करिए इसको सॉल्व करके बताओ बेटा। कैलकुलेटर देना बेटा। हाँ, इधर देख लो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। 100 डिवाइडेड बाय 1.14, इसको मेमोरी में सेव कर लो, ठीक है। ये तो डायरेक्ट हो गया अपने पास। फिर हम इसको कैलकुलेट करें 1.14 की पावर 2, ठीक है। और हमें 100 में इसका डिवाइड करना था, हम उल्टा कर दें, हम पढ़ चुके हैं। इसमें उल्टा डिवाइड करेंगे तो इसमें 100 का डिवाइड कर दो, और उल्टे को सीधा करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड इक्वल्स टू, ठीक है ना। तो ये अपने पास आ गई वैल्यू, इसको मेमोरी में सेव कर दो। फिर इसको सॉल्व करो, 1.14 की पावर 3, तो ये 2 3 पावर 3 आ गई। इसमें 100 का डिवाइड कर दो, उल्टे डिवाइड को सीधा कर लो, ठीक है ना। इसको मेमोरी में सेव कर दो, तो ये तीनों मेमोरी में सेव हो गए। फिर लास्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लो 1.14, इसकी पावर 3 निकाल लो 2 3, इसमें 1000 का डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना बेटा, और इसको सीधा कर दो, डिवाइड इक्वल्स टू प्रेस कर दो और मेमोरी में सेव कर दो, ठीक है। अब मेमोरी रिकॉल कर लो, तो ये 907.13 आ रहा है, ठीक है। ये अपने पास वैल्यू आ रही है 907.13 रुपीज। इसका मतलब यदि आप उस बॉन्ड को 907 में परचेज करेंगे, ठीक है, और आपको 3 साल बाद उसके 1000 रुपीज मिल जाते हैं, ठीक है, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 14% इंटरेस्ट मिल रहा है। यही तो हम चाह रहे थे। तो 14% यदि हम रिटर्न चाहते हैं तो हमें इस रेट में उस बॉन्ड को खरीदना पड़ेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा में खरीदेंगे तो कम इंटरेस्ट रेट हमें रिटर्न मिलेगा, इससे और भी कम में खरीदेंगे तो ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो हमने अपना रिटर्न फिक्स कर लिया कि हमारे पास जो बॉन्ड है उसमें हमें 14% का रिटर्न चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, यतेन समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है। एंड भारत बेटा, लेट आए थे तुम? हाँ सर। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आज इतना ही करते हैं ना। तो ग्रोइंग परपेचुइटी में बेटा क्या होगा, हमारे पास एक डेफिनेट रेट से अपने पास वैल्यू क्या होती रहेगी, ग्रो होती रहेगी, ठीक है। तो अपने पास जो जी है, जी को हम डिफाइन कर रहे हैं ग्रोथ रेट। जी क्या है बेटा, हमारे पास ग्रोथ रेट, ठीक है। तो हम यहां पर हमारे पास जो फार्मूला होता है ग्रोइंग परपेचुइटी का, वो थोड़ा सा बेटा चेंज हो जाता है। ये हो जाता है अपने पास आई माइनस जी, ठीक है ना। अब ये जो ग्रोथ रेट है ये इंटरेस्ट रेट से ज्यादा नहीं हो सकती, ये बस ध्यान रखना, ठीक है ना। यदि इंटरेस्ट रेट से ज्यादा हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगी, हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास जो भी ग्रोइंग रेट है वो बेटा क्या होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट से कम, इंटरेस्ट रेट से कम होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं अपने पास जो है कि हमें एवरी ईयर आर की वैल्यू दे रखी है, 2000 रुपीज चाहिए एवरी ईयर, 20,000 ले लेते हैं, 20,000 रुपीज एवरी ईयर पर ईयर। और इंटरेस्ट रेट जो हमारे पास है वो है अपने पास सपोज 13%, तो आई हो जाएगा 13/100। और जो ग्रोथ रेट है वो हमें रिक्वायर्ड है 5%, ठीक है। ग्रोथ रेट क्या है बेटा,
5% है अपने पास। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कैलकुलेट करनी है, करिए बेटा। 2,50,000। Yes, sir, 2 lakh. ठीक है, तो अपने पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या हो जाएगी बेटा इस केस में? आर की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 20,000 अपॉन आई कितना है 0.13 माइनस जी कितना है 0.05। तो ये हमारे पास हो गया 20,000 डिवाइडेड बाय कितना हुआ भाई? 0.08। क्या रहा है? 2,000 2 लाख 50,000। तो इतना अमाउंट हमें डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट बेटा समझ में आ गया आप लोगों को? बस आप ये ध्यान रखना है कि ये पर ईयर है आपको जो रिटर्न मिल रहा है, या पर मंथ है, या फिर पर क्वार्टर है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई। उसी के अकॉर्डिंग हमारा फार्मूला चेंज हो जाता है। आई की जगह क्या आ जाता है? आई बाय एम, ठीक है। और जी की जगह क्या आ जाएगा? जी बाय एम आएगा। वो भी तो आपके पास मंथली है, ठीक है ना, मंथली चेंज हो रहा है इसका मतलब, ठीक है ना, तो मंथली ग्रोथ हो जाएगी वो अपने पास। तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट आ गया इनफाइनाइट एन्युटी का या परपेचुइटी का, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है बेटा, ये बताओ पहले तो। सर किसी कंपनी में बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, जैसे डिबेंचर्स वैसे कुछ। हाँ, होता क्या है? शेयर्स, डिवेंचर, सारे नाम बोल दिया तुमने, ठीक है ना। व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड क्या होता है? एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर बेस्ड होता है। जैसे सपोज मैंने कहा कि आप मेरे शेयर में पैसा लगाओ, ठीक है ना, आपको रिटर्न मिलेगा। मैंने कहा आपको रिटर्न मिलेगा 18%, 20%, 25%, ठीक है। लेकिन आपने कहा सर आप तो फेंक रहे हो सकता है कि लॉस ही हो जाए, ठीक है ना। आप तो रिटर्न की बात कर रहे हो कि मैंने आपकी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए और आप कह रहे हो कि 1 साल बाद 2 लाख रुपए ले लेना, डबल ले लेना, लेकिन हो सकता हो तो 50,000 ही रह जाए, ठीक है। तो शेयर मार्केट में तो ऐसा ही होता है भैया, रिस्क है। आपने जो लगाया आपको पैसा भी मिल सकता है, रिटर्न पॉजिटिव भी हो सकता है और रिटर्न नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बॉन्ड क्या होता है? आपको एश्योरेंस देता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैं तो बॉन्ड इश्यू कर रहा हूं, ठीक है, उस पर आपको 10% रिटर्न दूंगा। 10% रिटर्न का मतलब क्या हो गया? आपने आज मुझे 1 लाख रुपए दिए, तो 1 साल बाद मैं आपको डेफिनेटली 1,10,000 रुपीज दूंगा, ना ज्यादा ना कम। तो उसमें फिक्स रिटर्न हो गया, ठीक है ना। तो शेयर मार्केट में तो क्या है आपके पास? रिस्क है, रिस्क फैक्टर है। लेकिन इसमें अपने पास कोई रिस्क फैक्टर नहीं होती, इसमें फिक्स रिटर्न होता है हमारे पास। समझ में आ गया बेटा, ठीक है ना। तो एक तरीके से एफडी वाला ही कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन एफडी तो बैंक वगैरह इशू करते हैं, प्राइवेट कंपनीज वगैरह बॉन्ड इशू नहीं कर सकती, या गवर्नमेंट होती है वो इस तरीके से एफडी में पैसा नहीं ले सकती। और एफडी में रेट जनरली कम होती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है ना। बॉन्ड में क्या होती है? एफडी से इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी, तभी तो आपको कोई बॉन्ड आपका खरीदेगा, नहीं तो एफडी नहीं करा देगा, ठीक है ना। तो एफडी में जैसे इस टाइम 6% रिटर्न मिल रहा है आपके, 6% के आसपास, और अब ये आपको कोई ऑफर करता है, गवर्नमेंट ऑफर करती है, जनरली गवर्नमेंट ऑफर करती है बॉन्ड, गवर्नमेंट ऑफर करती है कि हम एक बॉन्ड निकाल रहे हैं, उसमें आपको मिनिमम 10% हम आपको रिटर्न देंगे, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 10% देंगे। तो आप किस में इन्वेस्ट करना प्रेफर करोगे? बॉन्ड में इन्वेस्ट करना प्रेफर करोगे, ठीक है। और बॉन्ड जनरली क्या होता है? ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होता है, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 10 ईयर्स, इस तरीके से होता है। 1 ईयर के लिए जनरली बॉन्ड इशू नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो जनरली 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, या लॉन्ग टर्म हो गए तो 20 ईयर्स, इस तरीके से बॉन्ड इशू होते हैं। अब आपको बॉन्ड का वैल्यूएशन करना है, मतलब कि हम जो अमाउंट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमें कहा गया कि आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, ठीक है ना, 4 साल बाद 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब आप उस 1 लाख रुपए को, 1 लाख रुपीस को ऑब्टेन करने के लिए, पाने के लिए आज की डेट में कितना पैसा देना चाहते हो आप उसमें? या आप ये चाहते हो कि आपके 60,000 रुपीज़ दे वो 1 लाख हो जाए 5 साल बाद, या आप उसमें 80,000 रुपीज़ देना चाहते हो कि 80,000 दे देते हैं भैया, 1 लाख दे देना हमें, तो मिलने वाला अमाउंट फिक्स है, ठीक है ना। तो हम उसमें उस बॉन्ड को कितने में परचेज करें, ठीक है, ये हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। समझ में आ गया बेटा? तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड कह रहे हैं, ठीक है। अब इसको अपन एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 40, ठीक है।
क्वेश्चन सुन लो बेटा, पहले क्वेश्चन क्या है अपने पास। क्वेश्चन इज एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट परचेजिंग अ 3-year 1000 रुपीज पार वैल्यू बॉन्ड हैविंग नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। ठीक है ना, तो अपने पास उसकी पार वैल्यू कितनी है बेटा, 1000 रुपीज है। पार वैल्यू का मतलब जो आपको अमाउंट मिलेगा, ठीक है ना, वो 1000 रुपीज मिलेगा आपको। ठीक है, कितने ईयर्स के बाद, 3 ईयर्स के बाद। 3 ईयर्स आपके पास हो गया। तो क्वेश्चन में आपको टाइम जो दे रखा है वो तो कितना है, 3 ईयर्स है। और अपने पास जो पार वैल्यू है वो कितनी है, 1000 रुपीज। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये अपने पास बेटा 10% के बने। ठीक है, अब आगे क्या है, एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड में बी परचेज्ड नाउ इफ इट मैच्योर एट पार एंड इन्वेस्टर रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न इज 14%। इन्वेस्टर चाहता है उसको रेट ऑफ रिटर्न कितना मिले, 14% रिटर्न मिले। तो उसको इसको कितने अमाउंट में परचेज करना चाहिए ये आपको बताना है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये जो आपके पास नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है, जो इन्वेस्टर जो बॉन्ड इशू कर रहा है उसने जो आपको आपसे कहा है, ठीक है ना, कि भैया इतना रिटर्न आपको हम देंगे 10%। तो ये रिटर्न हमें एवरी ईयर मिल रहा है। कितना मिल रहा है बेटा, एवरी ईयर मिल रहा है। ठीक है ना, तो हमारे पास 10% रिटर्न एवरी ईयर मिल रहा है। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या फार्मूला होता है, a/1 + i की पावर n होता है। ठीक है, और 10,000 का 10% निकालो, कितना होता है, 10,000 का 10% 100 होता है। मतलब 100 रुपीज तो आपको रिटर्न मिल ही रहा है। ठीक है ना, 100 रुपीज एवरी ईयर आपको मिल रहा है, वो आपके अमाउंट में ही डिपॉजिट होता जा रहा है। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा हम। तो हमारे पास जो फर्स्ट ईयर हमें 100 रुपीज मिले, वो अपने पास सिस्टम जो है, ठीक है ना, उसका इंटरेस्ट कितना हो गया अपने पास, 1 + i। ठीक है ना, ये तो रिटर्न पे कर रहे हैं हम। ठीक है, फिर जो सेकेंड ईयर मिलेगा उसमें क्या हो जाएगा, और 3 साल तक आपको इस तरीके से रिटर्न मिलेगा, तो उसका इंटरेस्ट भी हो गया। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको जो 1000 रुपीज है, ठीक है ना, जो 1000 रुपीज आपका अमाउंट है जो मिलना था, ठीक है, उस पर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, कितने % की रेट से, 14% की रेट से। यही तो चाह रहे हैं बेटा आप। तो 1000 पर 14% की रेट से 3 इयर्स के लिए ये रिटर्न हो गया अपने पास। ठीक है ना, ये तो अपन जो चाह रहे हैं, मतलब हम कितने में परचेज करें, ये वो चीज है अपने पास। ये तो पूछा हमसे कि इन्वेस्टर कितने में परचेज करे ताकि उसको 14% का रिटर्न मिल जाए, इसलिए यहां पर अपन ने 14% लिया है। ठीक है ना, तो हमारे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ रही है रिटर्न की 10% नॉमिनल रेट से, वो 1000 का हमने 10% निकाल लिया, कितना है, 100 आया। तो जो हमें एवरी ईयर रिटर्न मिल रहा है उसकी अपन ने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और जो हमारे पास टोटल अमाउंट मिलना है अपन को 1000, उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो ये हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी बॉन्ड की, जो हमें आज की डेट में परचेज करने पर देनी चाहिए। ठीक है ना, तब हमें 14% रिटर्न मिलेगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करिए इसको सॉल्व करके बताओ बेटा। कैलकुलेटर देना बेटा। हाँ, इधर देख लो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। 100 डिवाइडेड बाय 1.14, इसको मेमोरी में सेव कर लो। ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो गया अपने पास। फिर हम इसको कैलकुलेट करें 1.14 की पावर 2। ठीक है, और हमें 100 में इसका डिवाइड करना था, हम उल्टा कर दें, हम पढ़ चुके हैं। इसमें उल्टा डिवाइड करेंगे तो इसमें 100 का डिवाइड कर दो, और उल्टे को सीधा करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड इक्वल्स टू। ठीक है ना, तो ये अपने पास आ गई वैल्यू, इसको मेमोरी में सेव कर दो। फिर इसको सॉल्व करो, 1.14 की पावर 3, तो ये 2 3 पावर 3 आ गई। इसमें 100 का डिवाइड कर दो, उल्टे डिवाइड को सीधा कर लो।
ठीक है ना, इसको मेमोरी में सेव कर दो, तो ये तीनों मेमोरी में सेव हो गए। फिर लास्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लो 1.14, इसकी पावर 3 निकाल लो 2 3, इसमें 1000 का डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना बेटा, और इसको सीधा कर दो, डिवाइड इक्वल्स टू प्रेस कर दो और मेमोरी में सेव कर दो, ठीक है। अब मेमोरी रिकॉल कर लो, तो ये 907.13 आ रहा है, ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आ रही है 907.13 रुपीज। इसका मतलब यदि आप उस बॉन्ड को 907 में परचेज करेंगे, ठीक है, और आपको 3 साल बाद उसके 1000 रुपीज मिल जाते हैं, ठीक है, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? ओह सॉरी, 14% इंटरेस्ट मिल रहा है, यही तो हम चाह रहे थे। तो 14% यदि हम रिटर्न चाहते हैं तो हमें इस रेट में उस बॉन्ड को खरीदना पड़ेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा में खरीदेंगे तो कम इंटरेस्ट रेट हमें रिटर्न मिलेगा, इससे और भी कम में खरीदेंगे तो ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो हमने अपना रिटर्न फिक्स कर लिया कि हमारे पास जो बॉन्ड है उसमें हमें 14% का रिटर्न चाहिए, ठीक है। हाँ भाई यतेन, समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है। एंड भारत बेटा, लेट आए थे तुम? हाँ सर। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आज इतना ही करते हैं ना।